साल था 1610, तारीख थी 7 जनवरी। उस रात इटली में एक वैज्ञानिक जिसका नाम गैलीलियो था, उसने अपने टेलीस्कोप को उठाया और आसमान की ओर देखने लगा। ये वही गैलीलियो थे जिन्होंने पहली बार बृहस्पति यानी कि जुपिटर के चारों तरफ घूम रहे चांदों को खोजा था। उन्हीं में से एक था यूरोपा। कहा जाता है कि इंसान का ख्वाब है आसमान के पार किसी और दुनिया को जानने का, और ये सपना कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना है। इस फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि वैज्ञानिकों को शक होता है कि बृहस्पति का चांद यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है और उस बर्फ के नीचे शायद पानी भी है, और जहाँ पर पानी होता है वहाँ जीवन होने की भी उम्मीद बनती है। इसी उम्मीद में इंसान एक मिशन प्लान करता है यूरोपा तक जाने का। फिर तैयार होती है एक स्पेसशिप जिसमें कुछ खास चुने गए एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। इनका मकसद था यूरोपा पहुंचना, वहां से सैंपल लेकर आना और पता लगाना कि क्या सच में वहां पर कोई जीवन मौजूद है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि यूरोपा की दूरी इतनी ज्यादा है कि वहां पहुंचने में ही करीब 2 साल लग जाते। इस मिशन की टीम में 2 पायलट थे, विलियम और रोज। विलियम इस मिशन का कैप्टन है। साथ में थे इंजीनियर जेम्स, आंद्रे और 2 साइंटिस्ट जिनका नाम है डैनियल और डॉक्टर काट्या, जो बायोलॉजी की एक्सपर्ट थी। इन सब का मिशन सीधा था यूरोपा पर उतरकर वहां की बर्फ के नीचे से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करना। नासा और बाकी स्पेस एजेंसियों ने ये मिशन इसलिए शुरू किया क्योंकि हाल ही में यूरोपा पर कुछ हलचल देखी गई थी। वैज्ञानिकों को लगने लगा कि यूरोपा का अंदरूनी हिस्सा गर्म हो रहा है, जिससे वहां की मोटी बर्फ पिघलने लगी है, और अगर ये सही है तो इसका मतलब वहां पर तरल पानी हो सकता है, और पानी का मतलब जीवन। यूरोपा की सतह बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई है, हजारों मीटर मोटी चादर। इसे पूरी तरह पिघलने में लाखों साल लग सकते हैं, और क्योंकि यूरोपा सूरज से बहुत दूर है, वहाँ का तापमान भी बहुत ठंडा होता है, बिल्कुल धरती के उलट। मगर इंसानों ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। दुनिया के सबसे होशियार और बहादुर वैज्ञानिकों को चुना गया है। सबसे एडवांस स्पेसशिप तैयार की गई, क्योंकि अब तक कोई भी इंसान इतनी दूर अंतरिक्ष में नहीं गया था। तो स्पेसशिप में डीप स्लीप टेक्नोलॉजी लगाई गई थी ताकि 2 साल का लंबा सफर शरीर पर ज्यादा असर ना डाले। आखिरकार लॉन्च डे आता है और ये स्पेसशिप सफलता से धरती से उड़ान भरती है। पूरी दुनिया टीवी के माध्यम से इस मिशन को देख रही होती है। सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी होती हैं। इंसान अपने इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा होता है। जेम्स अक्सर अपने बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता था। उसे पता था कि ये सफर बहुत लंबा है और उसके बच्चे उसे मिस करेंगे। मिशन के शुरुआती दिन बड़े अच्छे जा रहे होते हैं। यूरोपा की तरफ जा रही स्पेसशिप ठीक से काम कर रही थी और धरती से भी संपर्क बना हुआ था। लेकिन वक्त बीतता गया और फिर आया वो दिन जब सब कुछ बदल गया। 6 महीने गुजर चुके थे और तभी एक हादसा हो गया। एक ऐसा हादसा जिससे धरती से उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। अब वो ना किसी से बात कर सकते थे, ना ही मदद मांग सकते थे। अंतरिक्ष में अकेले, वो भी इतने समय तक, ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। टीम के सभी लोग मानसिक रूप से थक चुके थे। हाँ, उन्हें इस मिशन के लिए ट्रेनिंग मिली थी, पर आखिरकार वो भी इंसान थे। जेम्स को अपने बीवी बच्चों की बहुत याद आती थी। वो अब भी वीडियो बनाता था, शायद इस उम्मीद में कि कभी ये वीडियो उन तक जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि धरती पर किसी को ये पता ही नहीं था कि ये लोग जिंदा भी हैं या फिर नहीं। ऐसे में पूरी टीम बैठकर एक इमरजेंसी मीटिंग करती है। मिशन अधूरा छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करना जरूरी था। जांच के बाद पता चलता है कि सोलर फ्लेयर यानी सूर्य की तेज तरंगों की वजह से इनका सिस्टम खराब हुआ है। इसे ठीक करने के लिए जेम्स और इंजीनियर आंद्रे को बाहर स्पेस में जाना होगा। बाकी सभी मान जाते हैं क्योंकि ये रिस्क उनको लेना ही होगा। जेम्स और आंद्रे स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो मरम्मत का काम शुरू करते हैं, अचानक एक दिक्कत हो जाती है। आंद्रे के सूट में लीकेज हो जाता है। जेम्स फौरन उसको बचा लेता है और दोनों को वापस आने का ऑर्डर मिलता है। लेकिन जैसे वो एंट्री पॉइंट के पास पहुंचते हैं, आंद्रे नोटिस करता है कि जेम्स के सूट पर हाइड्राजीन नाम का एक खतरनाक केमिकल लग गया है, जो अगर स्पेसशिप के अंदर गया तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब स्थिति बहुत गंभीर थी। अगर जेम्स अंदर आता है तो पूरा स्पेसशिप जहर से भर सकता है, और अगर वो बाहर रहता है तो उसकी ऑक्सीजन सिर्फ 20 मिनट की बची है। आंद्रे अंदर आने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसके अपने सूट में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और वो बेहोश हो जाता है।
अब फैसला जेम्स को लेना था, या तो अपनी जान बचाए और पूरी टीम की जान खतरे में डाले, या खुद को बलिदान कर दे। और जेम्स वही करता है जो एक सच्चा हीरो करता। वो आंद्रे को अंदर धकेलता है और खुद बाहर स्पेस में चला जाता है। जेम्स डर गया था, वो दुखी था, पर उसको समझ आ गया था कि अब उसका अंत। जाते जाते वो एक आखिरी रिकॉर्डिंग करता है। वो कहता है, आंद्रे ने मुझको बचाने की कोशिश की, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी बीवी और बच्चों से कहना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो अंधेरे में खो जाता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। स्पेसशिप के अंदर बाकी सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। आंद्रे को होश आता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो खुद को कोसता है कि मैं जेम्स को नहीं बचा पाया, पर सच्चाई ये थी कि कोई भी उसको बचा नहीं सकता था। फिर समय बीतता है, 8 महीने और गुजर जाते हैं। टीम अब भी यूरोपा की तरफ बढ़ रही है। वो मिशन बीच में नहीं छोड़ सकते थे और जेम्स की कुर्बानी को भी बेकार नहीं जाने देना चाहते थे। धीरे धीरे सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं, पर आंद्रे अब भी गम में डूबा रहता है। कैप्टन को उसकी चिंता होती है, क्योंकि अगर शिप में कुछ खराब हुआ तो उसे ठीक करना होगा। खैर, वक्त गुजरता गया। अब 12 महीने का सफर पूरा हो चुका था। टीम अपना एक मेंबर खो चुकी थी और अब वो 6 से 5 रह गए थे। फिर 19 महीने और 14 दिन बाद आखिरकार उनका स्पेसशिप जुपिटर के पास पहुंच जाता है। अब बस 1 महीना बचा था यूरोपा पर उतरने में, लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी था। जुपिटर के पास का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सही से काम नहीं करता है। डॉक्टर काटिया आखिरकार उस लोकेशन तक पहुंचने में सफल हो जाती है। वहां से उन्होंने जो सैंपल लिया, जब उसकी जांच की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म था। मतलब साफ था कि यूरोपा पर जीवन की शुरुआत मौजूद है। टीम खुशी से झूम उठती है। उन्होंने जो सोचा था वही सच साबित हुआ। अब उनका अगला टारगेट था इस सैंपल को लेकर धरती पर वापस लौटना, ताकि पूरी दुनिया को दिखाया जा सके कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। डॉक्टर काटिया को बर्फ के नीचे एक रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि ये रोशनी किसी इलेक्ट्रिक वेव की तरह व्यवहार कर रही है, जैसे कि वो बिजली से आकर्षित हो रही हो। वो उसे और करीब से देखने के लिए झुकती है, मगर तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो अचानक से गायब हो जाती है। टीम के हाथ न सैंपल लगता है, न ही डॉक्टर काटिया। बस कुछ डेटा बचता है, जिसे अभी नासा तक भेजना संभव नहीं था। अब सभी को ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है। टीम फैसला करती है कि अब और देर करना खतरनाक होगा, उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो टेक ऑफ की तैयारी करते हैं, लैंडर का सिस्टम फेल हो जाता है और पूरा मॉड्यूल फिर से यूरोपा की सतह पर गिर जाता है। इस हादसे में कैप्टन की मौत हो जाती है। टीम हिल जाती है। अब उनका स्पेस मॉड्यूल बुरी तरह से टूट चुका था और उसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगने लगा था कि शायद अब मिशन खत्म हो चुका है। इसके बाद जब आंद्रे हालात को समझने की कोशिश करता है, तो डैनियल और रूस को बताता है कि वो सिस्टम को वॉइस कमांड से ठीक कर सकता है, मगर उसके लिए उसे बाहर जाना होगा। आंद्रे और डैनियल दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही एलॉक से बाहर आते हैं, डैनियल अचानक गायब हो जाता है। आंद्रे किसी तरह मरम्मत का काम तो पूरा कर देता है, मगर वो भी अपनी जान गंवा बैठता है। अब स्पेसशिप में बस रोज बची थी। वो किसी तरह टेक ऑफ की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका मॉड्यूल पानी से भरने लगता है और फिर उस पर एक चमकदार अजीब सा जीव हमला कर देता है और वहीं पर उस मिशन की आखिरी रिकॉर्डिंग होती है, जहां कुछ महीने के बाद नासा को अचानक से एक सिग्नल मिलता है जो उसी यूरोपा मिशन से भेजा गया था। जब उस डेटा को खोला जाता है तो पूरी दुनिया सन्न रह जाती है, क्योंकि जो कुछ भी वहां पर हुआ था वो इंसानी सोच से परे था। यूरोपा पर जीवन था, लेकिन वो जीवन हमसे बिल्कुल अलग था। ऐसा जीवन जो बिजली, रोशनी और रेडियो से प्रभावित होता। ये कोई सामान्य एलियन नहीं थे, ये एक अलग ही दुनिया के प्राणी थे और इंसान अभी उस दुनिया को समझने के लायक नहीं बना था। नासा ने उस मिशन की रिपोर्ट तैयार की, मगर अब दोबारा वहां पर जाना इतना आसान नहीं था। इसमें सालों लग सकते थे और फिलहाल मिशन यूरोपा अधूरा ही सही, लेकिन यहीं पर पूरा हो जाता है।
जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया और ऐसी ही रियलिस्टिक फिल्म्स पसंद हो तो यूरोपा रिपोर्ट एकदम आपके लिए बनी है। इसमें ना कोई ओवर एक्टिंग है, ना बेवजह के ड्रामे, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो शायद आने वाले भविष्य की सच्चाई भी बन सकती है। ये फिल्म एक काल्पनिक स्पेस मिशन की कहानी है जो पूरी तरह फुटेज और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में पेश की गई, जिससे ये बिल्कुल रियल मिशन जैसा लगता है। कोई सुपर हीरो नहीं, कोई हाई-फाई सीजीआई नहीं, सिर्फ वैज्ञानिक, उनकी मेहनत, डर और बलिदान। वैसे नासा और ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सच में यूरोपा की सतह पर मिशन भेजने की योजना बना चुके हैं। ये फिल्म हमें उस मिशन की संभावनाओं और खतरों की एक झलक देती है। अगर आपको एक रियल वर्ल्ड रेफरेंस दूं तो नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन जो 2025 में लॉन्च होने वाला है, असली जीवन में यूरोपा की सतह के नीचे पानी की खोज करेगा, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा का महासागर हमारे पृथ्वी के महासागरों की तरह ही है, जहां एलियन माइक्रोबियल लाइफ होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। यूरोपा रिपोर्ट हमको दिखाती है कि जब इंसान विज्ञान की हदें पार कर अज्ञात की ओर बढ़ता है तो वो क्या कीमत चुकाता है। यूरोपा रिपोर्ट एक चेतावनी है। ये एक ऐसे सफर की कहानी थी जहां साइंस और सस्पेंस एक साथ चलते हैं, जहां मिशन सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है, जहां स्पेस की खामोशी डर से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है। रियलिज्म की वजह से ये फिल्म इतनी अलग लगती है क्योंकि इसको साइंटिफिकली एक्यूरेट दिखाया गया है, जैसे कि जीरो ग्रेविटी के सीन्स, कम्युनिकेशन लैग, स्पेस वॉक डायनामिक्स और यहाँ तक कि इमोशनल ब्रेकडाउन्स, सब कुछ काफी असली लगता है। इसीलिए अगर आप इंटरस्टेलर की फिलॉसफी और ग्रेविटी के रियलिज्म को पसंद करते हो तो यूरोपा रिपोर्ट आपके लिए एक हिडन जेम हो सकता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी मिलेंगे आपसे हम एक और मजेदार कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।